तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट को करने वाले हैं, यानी कि विद्युत धारा को करने वाले हैं। और आज हमारा डे 6 होने वाला है। 40 दिन का मैराथन में हमारा डे 6 होने वाला है। और ये एस के झा सर का PDF है जो कि कराया जाता है एप्लीकेशन पे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इसमें जो है 20 क्वेश्चन होने वाला है और 20 क्वेश्चन में हम आपको देने वाले हैं लगभग 150 प्लस क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध बोल रहा है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि R जो होता है प्रतिरोध, यानी कि R प्रतिरोध होता है। और एक होता है रो, जिसको प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। तो अगर पूछे प्रतिरोध किसके समानुपाती और किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर प्रतिरोध पूछे यानी R पूछे, R जो है लंबाई का समानुपाती होता है। और अगर पूछे कि R जो है वो क्षेत्रफल का क्या होता है, तो क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि ताप का समानुपाती होता है। क्या होता है? ताप का समानुपाती होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और रो जो होता है, रो ये जो है ये ताप, पदार्थ एवं ताप पर निर्भर करता है। किस पर? पदार्थ एवं ताप पर निर्भर करता है। आपको ध्यान रखना है कि रो जो है, रो यानी कि प्रतिरोधकता, रो को प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। और ये किस पर निर्भर करता है? तो ये पदार्थ एवं ताप पर निर्भर करता है। किस पर? ताप पर निर्भर करता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध R, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं प्रतिरोध को, तो प्रतिरोध चालक तार के लंबाई का समानुपाती होता है। और अगर पूछे कि क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। तो प्रतिरोध का क्षेत्रफल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। और ताप का क्या होता है? ताप का समानुपाती होता है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? R व्युत्क्रमानुपाती एरिया। तो एरिया का हो जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ से ए ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओम के नियम के अनुसार यदि धारा I बढ़ता है और विभवांतर भी स्थिर रहता है तो क्या होगा। ओम के नियम के अनुसार यदि धारा I बढ़ता है और विभवांतर जो है वो स्थिर रहता है तो क्या होगा। तो इस स्थिति में होगा कि प्रतिरोध घट जाएगा। क्या होगा? प्रतिरोध घट जाएगा। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा ये भी आपको बता दें। तो V बराबर क्या होता है, तो आप सभी को पता है V बराबर IR होता है ओम के नियम से। अगर ताप नियत है तब ये फार्मूला लगेगा, ताप नियत हो तो V बराबर IR होगा। और R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप सभी बता सकते हैं। R जो होगा, R को हम लोग अगर R का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा V/I। अब आप देख सकते हैं ये हो गया क्या, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि अगर धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, और प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। तो बोल रहा है कि धारा को मान को बढ़ा रहे हैं और विभवांतर स्थिर है, विभवांतर स्थिर है और धारा को बढ़ा रहे हैं, धारा को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो ये होता है 10 पर पावर 12 ओम मीटर से 10 पर पावर 17 ओम मीटर तक होता है। ये आपको ध्यान रखना है विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता। कुछ यहाँ से आपको बता देते हैं मात्रक। तो अगर पूछे धारा I का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। अगर पूछे EMF या वोल्टेज, EMF या वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, तो EMF या वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट, जिसे V से डिनोट करते हैं। और अगर पूछे प्रतिरोध यानी R का क्या होता है, तो ओम होता है। क्या? ओम होता है। और प्रतिरोधकता यानी रो का क्या होता है, प्रतिरोधकता, जिसको रो से डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। और अगर फ्लक्स का पूछे तो फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। फ्लक्स का क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स का वेबर हो जाएगा।
प्रेरक का हेनरी हो जाएगा, चालकता का महो या साइमन हो जाएगा, चालकता का महो या साइमन हो जाएगा, और धारिता का फैराड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, धारिता का क्या होता है, धारिता का फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है धारिता का मात्रक। धारिता क्या होता है, फैराड। लेकिन यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 1 माइक्रोफैराड बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैराड। कितना, 10⁻⁻6 फैराड, ये आपको ध्यान रखना है। 1 माइक्रोफैराड बराबर कितना, 10⁻6 फैराड, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 1000 ओम होता है। कितना, 1000 ओम होता है। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है, जिसे 10⁻3 ओम भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूलाम के नियम क्या कहता है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि यदि कोई दो आवेश, ये हो गया 2 आवेश, और ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, और बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं R। तो बोलता है कूलाम का नियम कि यदि कोई 2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर है, कितना, R दूरी पर है, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण बल F बराबर, आकर्षण बल F क्या होगा, आकर्षण बल F समानुपाती हो जाएगा, किसके समानुपाती हो जाएगा, तो Q1 Q2 बटे R² का समानुपाती हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, Q1 Q2 का समानुपाती और R² का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो फार्मूला होता है F बराबर, ये आपको ध्यान रखना है, F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है 1/4 पाई ई नोट इंटू Q1 Q2 बटे R², ये इसका फार्मूला होता है। ये आपको ध्यान रखना है। F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है 1/4 पाई ई नोट Q1 Q2 बटे R² होता है, ये फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है, तो F जो है, F ये Q1 Q2 बटे R² का समानुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम क्या कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण क्या है, परिमाण 2 आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आवेशों की मात्रा के गुणनफल, क्या, आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी का वर्ग जो है, दूरी R² का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ई नोट का अगर पूछे, ई नोट इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है ई नोट का वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह जो है वो किसके द्वारा संभव है, तो ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा संभव है। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा संभव है। और आपको ध्यान रखना है, नोट करके ध्यान रखना है, ये आपको बता देते हैं, चुंबकीय या विद्युतीय बल आकर्षण एवं विकर्षण दोनों का बल है। चुंबकीय और विद्युतीय बल जो है वो आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है, केवल आकर्षण बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सबसे कमजोर बल होता है। क्या होता है, सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और अगर पूछे कि सबसे मजबूत बल कौन है, तो नाभिकीय बल जो होता है सबसे मजबूत होता है। सबसे मजबूत कौन सा बल होता है, तो नाभिकीय बल सबसे मजबूत, सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है। और अगर चुंबकीय या विद्युतीय बल पूछे तो उसमें आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी समांतर परिपथ में यदि खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो अन्य विद्युतीय उपकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अन्य विद्युतीय उपकरण पर क्या होगा, तो ये जो है समान रूप से कार्य करेगा। क्या होगा, समान रूप से कार्य करेगा। यहाँ पर अगर पूछे आपसे
अगर पूछे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में जो होगा, श्रेणी क्रम किस तरह से होगा, तो श्रेणी क्रम कुछ इस तरह से होगा। श्रेणी क्रम इस तरह से श्रेणी क्रम होगा। ये श्रेणी क्रम कहते हैं, अगर ये R1 है, ये R2 है, तो R टोटल का मान जो होगा, R टोटल का मान वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, R1 प्लस R2 हो जाएगा। और इसमें जो है श्रेणी क्रम में जो है, इसमें महत्तम क्या है, महत्तम प्रतिरोध होता है। ये आपको ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में महत्तम प्रतिरोध होता है। और श्रेणी क्रम में ही आमीटर, गैल्वेनोमीटर, स्विच, फ्यूज, MCB बॉक्स जो होता है वो सभी को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। और अगर पूछे समांतर क्रम में किस तरह से होता है, तो समांतर क्रम इस तरह से होता है। समांतर क्रम जो होता है ये इस तरह से होता है। समांतर क्रम इस तरह से समांतर क्रम होता है। अगर ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, तो 1/R टोटल का मान जो होगा वो होगा 1/R2 प्लस 1/R2। क्या होगा, R टोटल का मान जो होगा 1/R टोटल का मान तो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो जाएगा समांतर क्रम का सूत्र हो जाएगा। ये सूत्र इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है। और इसमें जो होता है समांतर क्रम में इसमें न्यूनतम प्रतिरोध होता है, जबकि श्रेणी क्रम में महत्तम प्रतिरोध होता है। और समांतर क्रम में जो होता है वो घर में जो भी सामान होते हैं लगे हुए, लगभग सभी समांतर क्रम में होते हैं। और इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि समांतर क्रम में वोल्ट मीटर भी लगा होता है। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में होता है, जबकि अगर पूछे आमीटर किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में। आमीटर श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में होता है। तो यहाँ से आप सभी को ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओमिका उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में है। ओमिका उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किस रूप में है, तो ये रैखिक ग्राफ के रूप में है। नहीं, रैखिक ग्राफ के रूप में इस तरह से होता है इसका ग्राफ। ये हो जाता है V, ये हो जाता है I और ये हो जाता है R। तो इस तरह से होता है। तो ओमिका उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किस रूप में होता है, तो रैखिक ग्राफ के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्रृंखला में 4 प्रतिरोधों, क्या है, 4 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक 1/4 ओम का है, उपयोग करते हुए 1/4 ओम का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ये बताना है। एक श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितने प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। 4 ओम बोल रहा है, 1/4 प्लस 1/4। तो अगर इसका LCM लेंगे तो कितना 4 आ जाएगा। तो ये 1 1 1 और 1 कितना हो जाएगा 4। 4/4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 ओम आ जाएगा। इसका सही आंसर तो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है। सही कथन का चयन करना है। कौन सा कथन जो है वो सही है ये बताना है। बोल रहा है इसमें एक दिक् परिवर्तक प्रयुक्त होता है जो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में धारा की दिशा को उलट देता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं। तो दूसरा बोल रहा है कुंडली की भुजा पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम का उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम का उपयोग करके किया जाता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्या है, 1 और 2 दोनों सही है। और अगर यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तरफ चलिए मोटर, क्या है, मोटर, और एक है जनरेटर। जनरेटर अगर मोटर पूछे किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है। क्या, चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है। और ये किस पर करता है, ये चुंबकीय प्रेरण पर करता है। किस पे, प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। और ये चुंबकीय खिंचाव, चुंबकीय खिंचाव पर कौन, मोटर चुंबकीय खिंचाव। और जनरेटर जो करता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर और एक करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है वो भी प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगर मोटर में पूछे तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम लागू होते हैं। मोटर में जो है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम लागू होते हैं, जबकि जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम लागू होते हैं। कौन सा, दायां हस्त नियम लागू होता है जनरेटर में। और अगर पूछे विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलता है, विद्युत को यांत्रिक में मोटर बदलता है। लेकिन अगर पूछे यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो जनरेटर बदलता है।
और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। ये पॉइंट आपको सारे ध्यान रखना, नोट करते जाना है वीडियो रोक करके, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो ये सारा क्वेश्चन को आपको नोट आउट करते जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा डैश होती है। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा डैश होती है। कैसी होती है धारा, ये आपको बताना है। कैसी होती है? सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। कैसी होती है? सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है। किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान जो है वो क्या बोल रहा है, अधिकतम होता है। प्रेरित धारा का मान अधिकतम किस स्थिति में होता है? कुंडली के गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो अधिकतम होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो अधिकतम होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम या दाएं हस्त नियम दोनों। तो फ्लेमिंग के नियम अगर देखें, फ्लेमिंग के नियम यहाँ से हो जाएगा कि तीनों उंगलियां जो होती है, क्या होती है? तीनों उंगलियां जो होती है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है। अगर पूछे अंगूठा जो है वो बल या गति की दिशा को बताता है। बल या गति की दिशा को बताता है कौन? अंगूठा बताता है। अगर पूछे मध्यमा कौन सा? तो धारा मध्यमा यानी बीच की उंगली जो बताता है, मध्यमा को धारा का मान बताता है। धारा का मान या ईएमएफ का मान बताता है। जबकि अगर तर्जनी पूछे, तर्जनी अंगूठा के बगल में जो है तर्जनी, तो तर्जनी किसका मान बताता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान बताता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र का मान बताता है। और ये फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हस्त नियम पर दोनों में लागू होता है। ये अगर पूछे तीनों उंगलियां कितना डिग्री के कोण पर होती है? तो 90 डिग्री के कोण पर होती है। अंगूठा किसको बताता है? तो बल या गति की दिशा को बताता है। मध्यमा किसको दिखाता है? तो मध्यमा धारा या ईएमएफ को बताता है। और अगर पूछे कि तर्जनी किसको बताता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। यहाँ से आपको आयनिक यौगिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें को याद रखना है। आयनिक यौगिक, यहाँ से कुछ बातें महत्वपूर्ण बातें को आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे ठोस अवस्था में ये विद्युत का कुचालक होता है। अगर आयनिक यौगिक पूछे कि ठोस अवस्था में जो है, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। और अगर पूछे द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था में ये जो है विद्युत का सुचालक होता है। अगर पूछे ठोस अवस्था में तो विद्युत का कुचालक, द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। यह जल में घुलनशील होता है। जल में जो है, जल में घुल सकता है, जल में घुल सकता है यानी घुलनशील होता है। लेकिन कार्बनिक घोलक में जो है, ये कार्बनिक घोलक में ओ घुलनशील होता है। कार्बनिक घोलक बोले तो ओ घुलनशील होता है। और इसका क्वथनांक एवं गलनांक जो होता है, इसका क्वथनांक और गलनांक जो होता है, क्वथनांक और गलनांक वो उच्च होता है। क्या होता है? क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होता है। तो यहाँ से आप बताइए, दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। अगर फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि आयनिक यौगिक के बारे में क्या हो जाएगा। ठोस में ये होता है कुचालक, द्रव में ये होता है सुचालक, जल में घुल सकता है, कार्बनिक यौगिक में वो घुलनशील होता है। इसका आयनिक यौगिक का क्वथनांक और गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालक करता है, किंतु ठोस अवस्था में जो ये चालन नहीं करता। यानी ठोस अवस्था में कुचालक होता है, गलित अवस्था में द्रव अवस्था में जो है ये चालक होता है। क्या होता है? चालक होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कुंडली में विद्युत चुम्बकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा की कुंडली के प्रतिरोध आर निर्भरता किस प्रकार होती है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि किसी कुंडली में विद्युत चुम्बकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा की कुंडली के प्रतिरोध आर का निर्भरता किस प्रकार होती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरित
ईएमएफ आर पर निर्भर नहीं करता है, प्रेरित ईएमएफ आर पर निर्भर नहीं करता, किंतु प्रेरित धारा जो है, प्रेरित धारा वो निर्भर करता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ईएमएफ जो है वो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, किंतु धारा जो है, धारा ये प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में हासिल होने वाली ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में हासिल होने वाली ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, ऊष्मा, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा, और ऊष्मा को हम लोग H से डिनोट करते हैं। और H बराबर क्या होता है, तो इसका 3 फार्मूला होता है। कौन कौन सा होता है, तो I² RT ये होता है। दूसरा फार्मूला होता है, और ये श्रेणी क्रम के लिए है, श्रेणी क्रम के लिए। और दूसरा जो है V² बाई क्या होगा, V² T/R हो जाएगा, V² T/R हो जाएगा। और ये समांतर क्रम के लिए है, ये समांतर क्रम के लिए। और तीसरा फार्मूला जो है H बराबर PT, क्या होता है, PT। ये सारा फार्मूला है, और इससे आंसर आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि H यानी ऊष्मा, ऊष्मा पहला फार्मूला I² RT जो कि श्रेणी क्रम के लिए, दूसरा V² T/R जो कि समांतर क्रम के लिए, और तीसरा H बराबर P × T यानी पावर और टाइम। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि यह परिपथ पर प्रयुक्त विभवांतर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो H बराबर अभी हम जस्ट देखे थे I² RT होता है, क्या I² RT होता है। और H बराबर जो होता है, H बराबर वो होता है V² T/R, V² T/R होता है। तो बोल रहा है विभवांतर का व्युत्क्रमानुपाती, तो विभवांतर का ये समानुपाती होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध का अनुक्रमानुपाती होता है, ये बिल्कुल सही है, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह परिपथ धारा प्रवाह की अवधि का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो धारा का तो ये समानुपाती होता है, ये धारा का समानुपाती होता है। यह परिपथ में प्रवाहित धारा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। ये धारा का जो समानुपाती होता है और प्रतिरोध का ये अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन की ए गलत कथन का चयन करना है। बोल रहा है एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है, तो विद्युत प्रवाह का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिखाए गए सर्किट में जब स्विच को, ये जो स्विच है इसको ऑन की स्थिति में लाया जाएगा तो क्या होगा। स्विच को ऑन की स्थिति में लाया जाएगा तो क्या होगा, स्विच को ऑन की स्थिति में लाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्विच को ऑन की स्थिति में लाएगा, तीनों बल्ब एक साथ जल जाएगा, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में, क्या है, श्रेणी क्रम में। इसलिए श्रेणी क्रम में खराब होगा, सब एक साथ खराब होगा, और अगर जलेगा तो सब एक साथ जलेगा, इसलिए सभी बल्ब एक साथ जलेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है, सही नहीं है ये बोल रहा है। तो फ्यूज सभी भवनों के विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, सभी भवन के विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है ताकि सुरक्षित रहे। और दूसरा है कि करंट की एक अधिकतम सीमा होती है जो जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है, बिल्कुल सही है। करंट जो है ये अधिकतम सीमा तक होती है, तो जो फ्यूज खराब हो जाता है और करंट को जो है कंट्रोल करता है। आप देखते होंगे घर में ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है तो फ्यूज कट जाता है, वही है कि करंट का मान अधिकतम सीमा होती है जो इलेक्ट्रॉन सर्किट के माध्यम को सुरक्षित प्रवाहित हो सकती है। ऑप्शन बी भी सही है। डी है कि करंट न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा ये गलत है। करंट जो होता है वो अधिकतम सीमा होता है तब फ्यूज खराब होता है और ये सुरक्षा देती है। तो ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। पूछा है गलत कथन, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो तो क्या होगा, जब स्विच ऑफ स्थिति में हो तो क्या होगा। तो बोल रहा है कि सर्किट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट स्विच पर रुकता है, स्विच पर नहीं रुकता है, ये गलत है। सर्किट खुला है, ये सही है, सर्किट खुला है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये भी सही है, कोई धारा प्रवाहित नहीं। जब स्विच ऑफ है तो धारा कैसे प्रवाहित होगी, धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। और आगे देखते हैं,
तो आगे है कि कुछ समय बाद करंट प्रवाहित होगी। जब स्विच ऑफ है तो कितना भी प्रयास कर ले करंट प्रवाहित नहीं होगी। तो ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये था ऑप्शन 2 कि सर्किट खुला है, बिल्कुल सही, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन से विद्युत का चालन नहीं होगा? कौन सा विलयन से विद्युत का चालक नहीं होगा? तो वनस्पति तेल से विद्युत का चालन नहीं होगा। वनस्पति तेल से क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन से जो है विद्युत का चालन नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन में विद्युत का चालन नहीं होता है। आगे देख लेते हैं किसमें विद्युत का, कौन विद्युत का सुचालक होता है और कौन कुचालक होता है, ये भी देख लेते हैं। तो अगर सुचालक बोले, सुचालक और कुचालक, तो सुचालक कौन हो जाएगा? अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार जो होगा, अम्ल और क्षार, ये सुचालक हो जाएगा। और कुचालक बोले तो कुचालक हो जाएगा शुद्ध जल, शुद्ध जल, अशुद्ध जल क्या हो जाएगा? आशुत जल, शुद्ध जल, आशुत जल, और हो जाएगा वर्षा का जल, वर्षा जल हो जाएगा। और वर्षा जल के बाद हाइड्रोकार्बन जो कि वनस्पति तेल था, हाइड्रो HC लिख देते हैं, हाइड्रोकार्बन। रबर, अबरख, अबरख भी जो है वो कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक, लेकिन उष्मा का अगर पूछे तो सुचालक होता है अबरख। ये सभी जो चीनी मिट्टी उष्मा का कुचालक है, ये सभी ध्यान रखना है आपको कि कौन सुचालक है कौन कुचालक। सुचालक कौन होता है? अम्ल और क्षार जो है सुचालक होता है, बाकी कुचालक शुद्ध जल, अशुद्ध जल, वर्षा का जल, हाइड्रोकार्बन, रबर, अबरख, पोर्सलिन और चीनी मिट्टी जो है वो कुचालक होता है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? तो कब परिवर्तन नहीं होगा? ये जो होगा प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होगा। और आपसे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अगर भी का मान अगर आपको दे दे 10 वोल्ट, और अगर क्वेश्चन दे दे कि I बराबर हो जाएगा 2 ओम, और R बराबर जो होगा, R बराबर कितना हो जाएगा? R निकालना है, चलिए R निकालना है। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि भी यानी वोल्टेज का मान है 10 वोल्ट, I यानी धारा का मान है 2 ओम, और R यानी प्रतिरोध का मान है, प्रतिरोध का मान निकालना है, ये आपको बताना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कि V बराबर है 10 वोल्ट, R बराबर है 2 ओम, और पावर का मान यानी शक्ति का मान इसमें निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, प्रतिरोध है 2 ओम, और पावर का मान निकालना है। और इसमें फार्मूला बता देते हैं आपको, पावर बराबर क्या होता है। P बराबर, इसमें 3 फार्मूला होता है, V²/R हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा I²R, और तीसरा हो जाएगा VI। ये 3 फार्मूला है, और इसमें आपको आंसर कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके। तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो इसके झा सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है एप्लीकेशन पर, वही PDF आपको, उतना ही कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आप भी साइंस में बेहतर करना चाहते हैं आप अपने एग्ज़ाम में, तो और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये डिस्कशन जो है इतना कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ये कमेंट करके बताइएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।